जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आपके यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। यानी आज के इस वीडियो पे बच्चों बात करेंगे गद्यांश और पद्यांश के ऊपर। यानी कि जो आपका ये टॉपिक है पूरा का पूरा 20 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है, ठीक है। यानी कि 10 नंबर का आपका हिंदी में गद्यांश पूछा जाता है और 10 नंबर आपका पद्यांश। तो टोटल आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका दोस्तों 20 नंबर जो है बिल्कुल पक्का होने वाला है। अब आप बोलेंगे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आज हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश और 3 आपके ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश जिनको पढ़कर आप लोग हिंदी में पूरा 20 नंबर फोड़कर आएंगे, ठीक है। यानी कि 20 नंबर का यह वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको गद्यांश। देखिए गद्यांश और पद्यांश दोनों को हम 3-3 की बात करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है। पूरा इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं, तो एक वीडियो देखकर आप 20 नंबर अपना पक्का करके जाइएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं भैया गद्यांश की। देखिए गद्यांश में आपको यहां पर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पूरी 100% गारंटी लेकर यहां पर चीजें बताऊंगा। जी हां, आप अगर 3 को पढ़ के जाएंगे, अगर 3 में से एक भी मिस करेंगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको यहां पर 100% गारंटी लेता हूं, तो 3 आप जरूर पढ़ के जाइए। तो पहला हमारा यहां पर देखिए गद्यांश है मातृभूमि पर निवास करने वाले। अभी इसका हम सॉल्यूशन जानेंगे, कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे और किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहचान गए होंगे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, क्योंकि इसमें राष्ट्र शब्द आपका आ चुका है और ये इसकी पहचान भी होती है, ठीक है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में इसके पुत्र हैं। तो फर्स्ट देखिए आपका है, इस प्रकार से आएगा और इसमें आपका ये अंडरलाइन पोर्शन है। देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे कि पाठ का शीर्षक, यानी कि जो प्रस्तुत गद्यांश है, कहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। तो देखिए इसका बच्चों सॉल्यूशन आपका यहां पर आपके सामने है। किस प्रकार से होगा, आप सॉल्यूशन में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। यानी कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया, आपको पता है। इसके अलावा और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये हमारा इसका क्या होगा दोस्तों, पूरा का पूरा इसका 2 नंबर का हमारा सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि 10 नंबर के लाएगा 5 क्वेश्चन एक गद्यांश से बनेंगे और अथवा में भी रहते हैं, ठीक है। तो आप जो भी करना चाहें उसको कर सकते हैं। बाकी एक इसका इस गद्यांश से ये क्वेश्चन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बनेगा आपका कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो देखिए हमारा इसी में मतलब इसका आंसर मिलेगा। यहां पर है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो इसका आंसर देखिए है आपके सामने कि यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया इस प्रकार से। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इस प्रकार से आएगा कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो क्या करते हैं भैया, आपने यहां पर पढ़ा कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। तो ये इसका हमारा आंसर। देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग पद्यांश के और गद्यांश के अंतर्गत मिल जाता है। बस यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पहचानना पड़ता है, एक आपका शीर्षक और यहाँ पर पाठ का नाम किस पाठ से लिया गया है और लेखक का नाम, ये चीजें आपको पहचाननी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी यानी कि मनुष्य के कारण या जन के कारण, जन मतलब मनुष्य, पृथ्वी मनुष्य यानी जन के कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसका भी आंसर आपका यहीं पर है। देखिए कहा गया कि राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ये हो गया। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर देखिए जो आपका रेड कलर से ये अंडरलाइन पोर्शन है, इसकी हमें करनी है व्याख्या। देखिए कह रहा है कि जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है या पृथ्वी पुत्र है। तो चलिए इसका देखिए किस प्रकार से किया गया है, आप लोग समझिएगा।
अब मैं आपसे कह दूं कि इसमें थोड़ा बहुत आपको अपनी भाषा में बनाकर लिखना, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। कैसे? देखिए, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है और इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं। इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान ही है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा 10 नंबर इस प्रकार से आपका क्लियर हो जाएगा और इस ऐसे ही आपको गद्यांश को सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट आप बात करेंगे भैया दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए दूसरा है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है अशोक का वृक्ष। जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी और उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई। ठीक है, और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से समृद्ध हुई। तो इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन हर एक गद्यांश में आएंगे आपके। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। थर्ड की बात करें दोस्तों, तो तीसरा आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निसृत होने वाली भी परिवर्तन होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए, तो आप इसको मतलब यहाँ पर अपनी क्वेश्चन बैंक पे देख लीजिएगा, अपनी किताब में कहीं पर भी किस चैप्टर से है, तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी इनको आपको दोनों को अपने से करना है ताकि आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस हो सके। एक को मैंने करा दिया। अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण पद्यांश पर। ठीक है, क्योंकि पद्यांश से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, पद्यांश में आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो कि है आपके सामने कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से न आओ न भेजो संदेशा, मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ऐसा आपके सामने दिया गया। देखिए, मैं आपको इसको मतलब गा के नहीं सुना पाया, लेकिन फिर भी आपको मतलब पढ़ने से मतलब है, आपको गाना तो है नहीं, आपको लिखना है और अच्छे नंबर लाना है। तो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पवन दूती का चैप्टर से है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो है, और राधा जी पवन से मतलब वायु से क्या है अपना संदेशा भिजवा रही हैं श्री कृष्ण जी को। तो वही यहाँ पर उनके विरह का वर्णन किया गया है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके माइंड में ये आ रहा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन पहला आपका इससे बन सकता है, जो कि इस प्रकार से है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। तो हमने बताया ना कि राधा जी जो मतलब श्री कृष्ण को संदेशा किससे भिजवा रही थी, तो पवन से, कि पवन दूतिका पाठ से पवन को दूतिका बनाकर, यानी कि पवन वायु के द्वारा भिजवा रही थी। मथुरा चले गए थे श्री कृष्ण, तो उनको वो मैसेज यानी कि संदेश जो है दे रही थी। देखिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन इससे बन सकता है दोस्तों, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो देखिए, यहां पर इसमें बताया गया कि मेरे प्यारे नौ जलज से कंज से नेत्र वाले, यानी कि जो राधा हैं वो कहती हैं कि मतलब वायु को समझाते हुए पवन को कि तुम्हें कैसे व्यक्ति को जो है संदेश देना वो कैसे होंगे। तो वो बताती है कि मेरे प्यारे नौ जलज से, ठीक है, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से न भेजा संदेशा। यानी कि जो श्री कृष्ण हैं वो मतलब किस प्रकार से होंगे, तो नबीर मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले होंगे। यानी कि यहाँ पर आपका इसका फर्स्ट लाइन का आंसर देना, बस अपनी थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करके इसको देना है आंसर। ये हुआ। चलिए अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा की मनोदशा का वर्णन करना है, उनका क्या इसमें आप जो है मतलब ये जो आप पद्यांश पढ़ रहे हैं इस पद्यांश में उनका क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं रो रो के बिरह में प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या यहाँ पर इनकी मनोदशा क्या थी, वो उनका रो रो कर बुरा हाल था। तो यहाँ पर है कि राधा पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ और मेरी विरह दशा उन्हें सुना देना। ये हुआ इसका हमारा जो है राधा जी का मनोदशा का वर्णन। ठीक है, चलिए अब इससे देखिए आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन बन रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। जैसे क्लास 10th में आप संदर्भ व्याख्या करते थे वैसे यहाँ पर है। तो देखिए इसका आपका जो शीर्षक है यानी कि जो पाठ का नाम है वो है पवन दूतिका, और कवि का नाम की अगर बात करें तो ये इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरियोध हैं। तो ये इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका
रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए आपका यहाँ पर इसकी व्याख्या करनी है, जो कि अंडरलाइन है ऊपर वाला। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। तो इसका व्याख्या करने की राधा पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए, वहां से ना कोई भी संदेशा उन्होंने भिजवाया। ठीक है, जो मेरे प्यारे मतलब जो भी श्री कृष्ण को आप वो बोल रहे हैं अपनी भाषा में, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब से मथुरा गए हैं वो उन्होंने कोई संदेशा दोबारा नहीं भेजा। तो ये इसका हमारा व्याख्या हो जाएगा। ये फर्स्ट हुआ हमारा। अब चलिए सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है। कहते आते थे यही सब अभिनरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे यही सब हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, बस मैंने इसका वाह गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो ये कहा है, ये आपका भैया कह के अनुताप से मैं आपको बता दूं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है। तो सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया। थर्ड नंबर की बात करें, तीसरा, क्योंकि तीन तीन की हम बात करने वाले थे, तो तीसरा है दोस्तों आपके सामने यहां पर ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा। घिर रहे थे गुंगराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील पर घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मृद मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अलमान। तो जयशंकर प्रसाद जी का ये यहाँ पर आपको श्रद्धा मनु चैप्टर में मिलेगा। आप लोग ये तीन बिल्कुल पढ़ के जाइएगा मेरे दोस्त। आपका गद्यांश और पद्यांश से जो मैंने बता दिया ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो इन क्वेश्चनों को जरूर सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि इनमें से एक गद्यांश और पद्यांश आपको पेपर में मिलेगा, और आपको एक से ही तो मतलब है ना। तो बस आपका 20 नंबर का ये वीडियो बिल्कुल खलास हुआ। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।